बजट की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मूल बात उनके जी कहेंगे, लेकिन अगर मैं पहली पंक्ति अगर मैं कहूं तो ये बजट दुनिया की तमाम उथल पुथल के बाद हम अपनी ग्रोथ को, विकास की दर को लगातार स्थिर बनाने में सफल हुए। ये सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। दूसरी बात जो मैं बजट में देखता हूं विभागीय तौर पर, कृषि, ग्रामीण विकास और आजीविका मिशन, ये तीन चीजें ऐसी हैं। काम कर रहे ना भाई, इसको उसके धीरे बोल रहे, आवाज कम करो। इन तीन चीजों पर जिस प्रकार से वृद्धि हुई है वो हमारे भविष्य के विकास को, मॉडल को बताता है। और इसलिए मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगा। जैसे वित्तीय प्रबंधन में 15वां वित्त का समय समाप्त हुआ है। अप्रैल से 16वां वित्त आयोग शुरू होगा। भारत सरकार ने पूरे जीएसटी के बजट से जितना भी आर्थिक आय होती है उसका 41% ग्रामीण विकास के लिए दिया है, राज्यों को दिया है। और ये अपने आप में इतनी बड़ी राशि है तो उस आंकड़े को मैं जरूर आपके सामने बोलना चाहूंगा। पिछले साल जब जो हमको 16वें वित्त की राशि मिली थी मध्य प्रदेश में, वो 6,172 करोड़ थी। लेकिन इस बार हमको उससे, इस बार जो मिल रही है वो 6,172 करोड़ है, जबकि पिछले बार हमको 4,394 करोड़ मिली थी। यानी इसमें जो वृद्धि है वो 1,778 करोड़ की वृद्धि है। दूसरी बात जो इसमें महत्वपूर्ण कही गई है कि अभी तक हमारा जो भी बेसिक और परफॉर्मेंस होती थी वो इक्वल होती थी। इसमें सरकार ने कहा है कि आपको आधा पैसा तो बेसिक का सबको समान मिलेगा, लेकिन आधा पैसा आपके परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा। पहले इसमें जनसंख्या पर इसका पैरामीटर था, अब परफॉर्मेंस इसका सबसे बड़ा पैरामीटर है। तो अगर हम परफॉर्म करते हैं तो अगले साल ये वृद्धि 3,660 करोड़ होगी। मतलब जस्ट डबल जो मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूँ ये वृद्धि है, जबकि वो जो आंकड़ा होगा वो 8,212 करोड़ होगा। उसमें ये वृद्धि होगी 3,660 करोड़ अगर हम बेहतर काम करते हैं, बेहतर परफॉर्म करते हैं। और इसलिए पूरे 5 वर्षों में ये वृद्धि सतत है। तीसरे वर्ष में वो 5,402 है, जो एक्चुअल आंकड़ा 10,000 करोड़ होगा एक साल का बजट। फिर उसके बाद में 11,000 जब होगा चौथे साल का बजट तो उसको वृद्धि 6,234 की होगी। तो ये जो परफॉर्मेंस की वृद्धि है ये इस बात का द्योतक है कि हम अगर अच्छा काम करेंगे तो फिर हमें बेहतर तरीके से बजट हमारे पास उपलब्ध रहेगा। 16वें वित्त के बाद में जो दूसरा सबसे बड़ा कंपोनेंट है भारत सरकार का, जो ग्रामीण विकास में सहयोगी होता है, जो पिछली मनरेगा थी अब बीबी जी रामजी योजना के तहत है। इसमें जो आवंटन है वो राष्ट्रीय स्तर पर बजट है 95,692 करोड़ और 100 दिन की बजाय 125 दिन की मजदूरी है। हमको पिछले साल यानी जो हमको बजट मिला था वो बजट 6,000 करोड़ के लगभग था, लेकिन अब जो नया बजट का सेटअप है जिसमें 40% मध्य प्रदेश सरकार का अंशदान होगा, ये 10,000 करोड़ होगा, लगभग 1.5 गुने के आसपास, जिसमें 4,000 करोड़ मध्य प्रदेश सरकार का अंशदान होगा। तो ये वृद्धि हमारे स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए बहुत बड़ी है और इसलिए इसमें शर्तें रखी गई हैं कि हम जलवायु परिवर्तन पर काम करें। हम आजीविका मिशन जो सबसे बड़ा सेक्टर उभर रहा है वित्तीय संसाधन को मजबूत करने में, क्योंकि वो बहनें दिन रात अपना काम करती हैं और जो समाज को, खुद को
और देश को मजबूत करने का काम कर रही हैं, उनके स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए भी हम इसका उपयोग करेंगे। साथ में अगर कोई पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, ऐसी कोई चीजें जो स्ट्रक्चर के रूप में होंगी वो बनाने की जरूरत पड़ेगी तो हम वो करेंगे। और पेयजल और स्वच्छता को लेकर, वाटर रिचार्जिंग को लेकर जो काम होने हैं, इन 4 बिंदुओं पर ये पैसा खर्च होगा। साथ में शर्त ये भी रखी गई है, जो बात पिछली बार भी मैंने आपसे कही थी, कि मजदूर को अंगूठा लगाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी कार्ड होने के बावजूद भी। हर काम का जीरो टैग होगा और सारे के सारे काम पोर्टल पर होंगे। ये इसकी सावधानी रखी गई है, तभी इसके कारण से चर्चाएं होती थी। प्रधानमंत्री आवास जो हमारे पास में मध्य प्रदेश में आखिरी है, आवास प्लस की 2027 में अभी से सैंक्शन शुरू हो गया है। अभी 11,66,000 मकान मध्य प्रदेश में बन रहे हैं, कुल 7.25 लाख मकान बचेंगे। आवास प्लस की सूची हमारी समाप्त हो जाएगी। उसका वित्तीय प्रावधान मध्य प्रदेश सरकार ने पहले से कर रखा था। इस बार भी 54,917 करोड़ का आवंटन भारत सरकार ने किया है और 2 करोड़ नए मकान बनाने का इसमें लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति, जो बच्चों को हम आहार देते हैं, उसमें जो बजट है 12,750 करोड़ है। प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जिससे आजीविका मिशन की बात मैंने आपसे कही थी, उसमें 19,000 करोड़ है, ताकि लखपति दीदी की संख्या बढ़े और उनको वित्तीय प्रबंधन और ट्रेनिंग दी जा सके। एक हिस्सा उनको बैठने के लिए, स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए वो बीजी राम जी से होगा, लेकिन ये जो फंड पैटर्न है, उनके फंड को मल्टीप्लाई करने के लिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जिसके लिए 19,000 का ये बजट है। तो मैं ग्रामीण विकास को लेकर देश के प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को इधर से बधाई देता हूँ और मुझे लगता है कि यही डायरेक्शन है। प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी आज से 1 साल पहले, यदि भारत 30 नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा तो उसमें समूहों का योगदान होगा। जो महिला समूह आजीविका मिशन में काम करते हैं, उनका योगदान होगा। ये उस वित्तीय प्रबंधन से भी साबित होता है कि उन्हें जो भरोसा जताया था उसे मजबूती देने वाला ये बजट है। हमारे सामने यही समस्याएं थी। 4थे चरण का प्रधानमंत्री सड़क का काम शुरू हो गया मध्य प्रदेश में, 500 की आबादी के गांव जुड़ने लगे, लेकिन साथ में अलग से यहाँ पर पुलों के लिए भी पैसा दिया गया है। हमने अपने बजट में पहले से प्रावधान कर रखा है। 1650 के से ऊपर पुल हमें बनाने थे, जिनको हमें 3 साल के भीतर बना के पूरे करने हैं, ताकि 12 मासी कनेक्टिविटी बनी रहे। भारत सरकार ने भी अलग से पुल बनाने का प्रावधान इसमें किया है। अंतिम बात, जो हम जल संसाधन के निर्माण करते हैं, चाहे वो तालाब के रूप में करें, चाहे सामुदायिक तालाब के रूप में करें, पहली बार प्रधानमंत्री ने कहा है कि इन अमृत सरोवरों का उपयोग मत्स्य पालन के लिए होना चाहिए। 500 की संख्या हमने तय की है। आज ही मैंने जब सागर से ही शुरुआत की है, सीओ को बुलाकर मैंने कहा है कि आप अपनी सूची जारी करिए कि किन अमृत सरोवर में मत्स्य पालन हो सकता है, क्योंकि हर चीज को हमें रोजगार से जोड़ना पड़ेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि इस बजट का जो दृष्टिकोण है वो रोजगार से लगे हुए लोगों को मदद करना, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, उस विकास के गति में जो अपना योगदान कर सकता है उसको पूरी मदद करने वाला ये बजट है। मैं इतना ही कहूँगा। मेरे विभाग से संबंधित इन बातों पर मैंने अपनी बात कही है। अन्य बाकी बातें माननीय हमारे मुख्य सचिव उइके जी करेंगे। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। आज दूसरा सौभाग्य है कि हमारे ज्येष्ठ, हमारे पथ प्रदर्शक आदरणीय श्री प्रभात पटेल जी पंचासीन है। आज के प्रासंगिक आज के प्रस्तावित विषय पर उन्होंने बजट से संबंधित कार्यक्रम की पूर्व पीठिका प्रस्तावना रखी। आज हमारे जिलाध्यक्ष श्री श्याम तिवारी जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री शैलेंद्र जैन जी, महापौर बहन सौभाग्यवती श्रीमती संगीता तिवारी जी,
जिला पंचायत की अध्यक्ष श्री हीरा सिंह राजपूत जी सही सभी आत्मवत मित्रवत सभी बंधु बांधव, एकमात्र शक्ति स्वरूप है मित्रों, 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट देश की लब्ध प्रतिष्ठित वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा लोकसभा के पटल पर रखा। आज यह समागम केंद्रीय बजट जो प्रस्तुत किया गया है उस पर चिंतन मंथन के निमित्त हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं। मित्रों, आप लोगों को विदित है कि 1947 को देश आजाद हुआ। 1947 से दीर्घावधि तक जिन्होंने देश पर शासन किया, 2014 के पूर्व के जितने भी बजट है, जितने भी अर्थशास्त्री है, अर्थतंत्र से जुड़े हैं और सुव्यवस्थित विश्लेषण, तुलनात्मक समीक्षा यदि हम करें तो 2014 के बाद से अद्यतन जितने बजट प्रस्तुत किए गए, तो तुलनात्मक अध्ययन में आपको ध्यान में आएगा कि 1947 से 2013 के मध्य पूर्ववर्ती सरकारों के जो बजट थे, जो बजट प्रस्तुत होते थे, उसमें राष्ट्र की चेतना और समाज के अंतिम व्यक्ति के बारे में किसी प्रकार का कोई चिंतन मंथन के साथ कोई भी उसमें स्थान नहीं रहता था। हमें ये पता है और निश्चल मन से यदि हम अध्ययन करें तो अंततः इस बात मित्रों, सड़क है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कृषि है, चाहे वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षतिज पर राष्ट्र की प्रतिष्ठा का प्रश्न हो, सुरक्षा का प्रश्न हो, राष्ट्र की अस्मिता अस्तित्व से जुड़े हुए विषय हो, तो आपको ध्यान में आएगा कि उस वक्त का जो परावलंबी भारत, उस वक्त की जो अर्थ नीतियां थी, मित्र 100 रुपए बजट यदि देश का है तो यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो 80% भाई बहन गांवों में रहते हैं और 20% लोग नगरों में। तो पहला तो आप देखेंगे कि उस कालखंड के अध्ययन जितने निर्मित हुई है, बजट बनाए गए, उसमें मित्रों 80% जो गांवों में रहने वाले भाई बहन हैं, उनके विकास के बारे में किसी प्रकार की कोई विषय वस्तु नहीं रहती थी। किंतु जो 20% जो नगरों में रहते हैं, नगरीय, उसमें 80% 100 रुपए बजट है तो 80 रुपया नगरों पे खर्च होता था, 20 रुपया खर्च होता था गाँव, जिसकी वजह से ये 80% भाई बहन मित्रों जिस दुरावस्था में इन वर्षों में रहे, सौभाग्य है कि देश का नेतृत्व यशस्वी और संवेदनशील प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में आया और मित्रों वहां से ये संवेदनाओं से ओतप्रोत यात्रा है। ये राजनीतिक या वोट लेना ये यहां तक नहीं, भारत की चेतना से जुड़कर अंतिम व्यक्ति की वेदना, संवेदना, दूसरों की वेदना को अनुभूत करने का भाव, बराबरी से संवेदना,
इस संवेदना के साथ में मित्रों, जिस तरह से गांव के गरीब किसान मजदूर दलित शोषित वंचित, वहां से मित्रों ये यात्रा प्रारंभ होकर आज जिस तरह से गांव गरीब किसान मजदूर भाई बहनों के जीवन में खुशियां आज दिखाई दे रही है। और मित्रों एक पावन पवित्र स्वप्न उन्होंने दिया कि 2047 में ये राष्ट्र कैसे होगा, ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और स्वर्णिम राष्ट्र होगा जो पूरी दुनिया का विश्व गुरु के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होगा। सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं, भौतिकी विकास ही नहीं, भौतिकी के साथ में आत्मिकी सारे मानवीय मूल्य के साथ में वसुधैव कुटुंबकम की ओर एक संयुक्त वैश्विक परिवार की दिशा में भारत के नेतृत्व में ये विश्व वसुधा कैसी सुसमृद्ध होगी। मित्रों ये मैंने संक्षिप्त पीठिका इसलिए रखी कि सिर्फ कुछ मैं सोचता हूं कि कुछ आंकड़ों की प्रस्तुति से हम उन भावों को या प्रधानमंत्री जी या वित्त मंत्री जी के अंतस के स्पंदन को हम महसूस नहीं कर पाएंगे। वर्तमान में आपने देखा कि इस कालखंड में तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व युवा है, हमारी बहनें हैं, गरीब हैं, किसान हैं, इनकी समग्र मित्रों चिंता करते हुए इनको 4 खंडों में विभाजित करके और सुव्यवस्थित तरीके से राष्ट्र के सामने जो चित्र रखा है उसमें 3 कर्तव्य महत्वपूर्ण जोड़े गए हैं। 3 कर्तव्यों के माध्यम से सुव्यवस्थित तरीके से 2047 में राष्ट्र कैसे मजबूत होगा, सुदृढ़ होगा, उसकी पूर्व पीठिका के रूप में ये विविध प्रकार की जितनी भी योजनाएं और जिस पर भी धन आवंटित किया गया है, ये मित्रों ये आधारशिला है। ये आधारशिला रखकर धीरे धीरे समय समय 2025 तक मित्रों इस राष्ट्र को स्वर्णिम राष्ट्र बनाने की दिशा में हम सबको आगे बढ़ना है। और वर्तमान में विपक्षी जिस तरह से इस बजट के बारे में जो कुछ भी कह रहे हैं, जिस गहराई से मित्रों पूर्व पीठिका के साथ में मैंने आपके साथ में विषय वस्तु रखी, आदरणीय बड़े भाई हमारे पारदर्शक जी भाई साहब विषय रखा। तो ये सारे विषयों को लेकर 2047 की पूर्व पीठिका के संबंध में ये सारे के सारे विविध प्रकार से इस बजट की संरचना हुई है और आप सब लोगों को विदित है। ये पूरा डाटा है, मैं समझता हूँ कि इसको पढ़ने का एक तरफ से कोई औचित्य नहीं है। इस संबंध में जो भी आप प्रश्न होंगे उस प्रश्न पर अपन आगे वैचारिक यात्रा करेंगे। मुझे इतना ही संक्षिप्त अपना विषय रखते हुए अपनी बात को यही विश्वास देता हूँ। जय हिंद। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।